मर्द अपनी माँ, बहन और बीवी सभी के ऊपर पिसता है, लेकिन फिर भी उसकी कदर कोई नहीं जानता। संगीता बोली, जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊंगी। विनोद बोला, जल्दी दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जितनी देर तुम मुझे दिखती रहोगी मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोली, अभी गुस्से में हो, जब सच्चाई पता चलेगी तब तुम रोओगे। फिर संगीता ने उसके जवाब का इंतजार ही नहीं किया, वह तेजी से घर के बाहर निकल गई। संगीता और विनोद ने 2 साल पहले ही लव मैरिज की थी। शुरू शुरू में दोनों के घर वाले विरोध ही कर रहे थे, मगर आखिर में मान ही गए। शादी पूरे रीति रिवाजों के अनुसार ही हुई थी, जैसे कि समाज में धारणा है कि प्रेम विवाह ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, क्योंकि दोनों के घर वाले ही उसे गलत साबित करने में लगे रहते हैं। यही संगीता के साथ भी हुआ था। विनोद के घर वाले शादी के लिए मान तो गए थे, मगर उनके दिलों में कहीं ना कहीं संगीता के प्रति एक आक्रोश था कि उसने भोले भाले विनोद को अपने जाल में फंसा लिया है। इस कारण संगीता को ससुराल में सास ससुर देवर ननंद का प्यार मिलने की जगह उपेक्षा ही मिली है। वे लोग कभी संगीता को स्वीकार नहीं कर पाए। हर समय उसके काम में नुक्स निकाला जाता था। वह घर वालों के लिए कितनी भी अच्छा क्यों ना करते, फिर भी उससे उपेक्षा और उलाहना ही मिलता था। धीरे धीरे वह भी चिड़चिड़ी होती गई। कभी कभी अपना पक्ष रखने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए वह घर वालों से उलझने लग जाती थी, मगर इसका परिणाम और भी बुरा हो जाता था। अब वे लोग संगीता के खिलाफ साजिशें करने लगे थे और उन लोगों को एक ही मकसद होता था कि कैसे भी करके संगीता को विनोद की नज़रों में गिराया जाए। संगीता के द्वारा बनाए गए खाने में कभी नमक डाल दिया जाता था तो कभी उसके द्वारा धोए हुए कपड़ों को फिर से गंदा कर दिया जाता था। घर में किसी चीज के टूटने या खो जाने का नुकसान होता तो वे भी संगीता पर ही डाल दिया जाता था। जब वह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी तब उसके खाने में सास ने ना जाने क्या क्या मिलाया कि उसका बच्चा ही गिर गया। फिर बच्चा गिरने का जिम्मेदार भी संगीता को ही ठहराया गया। संगीता के लिए उस घर में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। वह विनोद पर अलग होने का दबाव डालने लगी थी। इसके परिणाम भी उल्टा ही हुआ। इससे विनोद और संगीता के रिश्ते में खटास होना शुरू हो गया। वह बिल्कुल अकेली ही पड़ गई थी अपना ससुराल में। एक दिन कहाँ सुनी के बीच ननंद ने उस पर हाथ उठा दिया। जब संगीता ने जवाब में हाथ उठाया तो बवाल कर दी। ननंद जानबूझकर बेहोशी का नाटक करने लगी। विनोद को दुकान से घर आना पड़ा। तब माँ बोली, बेटा तू हम लोगों को अलग कर दे, क्योंकि बहू का कोई भरोसा नहीं है कि ये किसी दिन हमारी जान ही ले लेगी। विनोद घर कलह के कारण पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान था। वह संगीता के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलने लगा, बस बहुत हुआ संगीता, अब और सहन नहीं होता हम लोगों को तुमसे। तुम इस घर से चली जाओ, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। संगीता पति की तरफ देखती रह गई और बोली, अब तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है विनोद? विनोद बोला, यकीन करने के लिए कुछ बचा ही क्या है? अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। प्लीज मुझे रिहा कर दो। अब मैं बहुत थक चुका हूँ। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से मुझे जिंदगी में शांति चाहिए। संगीता बोली, घर वालों ने कहा और तुमने मान भी लिया। मेरी भी तो सुन लेते एक बार। विनोद बोला, 2 साल से तुम्हारा ही तो सुनता ही आ रहा हूँ, मगर अब नहीं सुनूंगा। संगीता ने गौर से पति का चेहरा देखा, मगर उसे चेहरे में उससे पहले वाला विनोद दिखाई ही नहीं दिया जो उस पर जान छिड़का करता था। आज वह हार चुकी थी, बिल्कुल थक चुकी थी। एक औरत अकेली 100 लोगों का सामना कर सकती थी, पूरे जमीन के ताने सहन करके भी जिंदगी गुजार सकती थी, मगर वह तब टूट जाती है जब उसका अपना पति उस पर भरोसा ही नहीं करता है। वह उस समय टूट कर बिखर जाती है जब पति उसकी सुनना छोड़ देते हैं। संगीता बोली, जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊंगी। विनोद बोला, जल्दी दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जितनी देर तुम मुझे दिखती रहोगी मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोली, अभी गुस्से में हो, जब सच्चाई का पता चलेगा तब तुम बहुत रोओगे।
फिर संगीता ने उसे जवाब का इंतजार ही नहीं किया। वह तेजी से अपना सामान लेकर घर के बाहर निकल गई। जब संगीता घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर पिता बोले, क्या हुआ, ऐसी हालत में क्यों चली आई? वह रोते हुए बोली, हमेशा के लिए वह घर छोड़ आई हूँ पापा। पिता बोले, मैंने पहले ही कहा था कि वह लड़का और उसका परिवार तुम्हारे लायक नहीं है, मगर उस वक्त तो तुम्हारे ऊपर इश्क का भूत चढ़ा हुआ था। अब भुगत लो तुम संगीता खुद ही। संगीता बोली, आपकी बेटी का घर टूट गया है पापा, और आप अभी भी वही बात कर बैठे हैं। मैंने आपको 2-3 बार फोन किया था कि पापा यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एक बार आकर विनोद के परिवार वालों को समझा जाओ, मगर आप नहीं आए, इसलिए कि मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। आप इंतजार कर रहे थे कि कब मैं रोती हुई आऊं और पापा मुझे कह सको कि इसका भूत चढ़ा था। अब भुगतो। संगीता आगे बोली, अगर मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करती तब आप रिश्ते के बचाने की 100 कोशिशें करते ताकि खुद गलत सिद्ध ना हो जाओ। ये कैसी सोच है पापा आपका? अही विनोद के परिवार वालों ने मेरे साथ किया कि मेरा सपोर्ट करने की जगह मेरा रिश्ता तोड़ने में लग गए। वो लोग मेरा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किए। प्रेम विवाह गलत है। हमने प्रेम किया था मगर शादी तो सबके साथ मिलकर किए थे ना। सबकी राजी खुशी से ही हुई थी, कोई भाग कर तो नहीं की थी मैंने, बस हमारी पसंद खुद की थी। फिर भी आप लोगों की ऐसी सोच क्यों है पापा? उसका नाम संगीता था, इसलिए वह निराश नहीं हुई। वह जानती थी कि अगर यूं ही पड़ी रही तो बिखर जाऊंगी मैं खुद, इसलिए वह अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने में लग गई। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। 2 साल गुजर गए। ना तो विनोद उसे लेने आया, ना उसको कोई फोन आया, मगर इन दोनों सालों में विनोद के घर में बहुत कुछ बदल चुका था। संगीता के आने के 1 साल बाद ही विनोद की बहन की शादी हो गई थी। कहते हैं ना कि कर्म लौट कर आ ही जाता है। यही विनोद की बहन के साथ भी हुआ। जैसे हरकतें उसने अपनी भाभी संगीता के साथ किया था, ठीक वैसे ही व्यवहार उसके साथ उसके ससुराल वालों में भी हुआ। जब विनोद की बहन नेहा को ससुराल से निकाल दिया गया, तब नेहा और उसकी माँ को अक्ल आई। कहते हैं ना कि जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है, क्योंकि दूसरों के दुखों का एहसास तभी होता है जब खुद पर बीत जाती है। ससुराल में उसके साथ बुरा बर्ताव होने के बाद नेहा को भी अपने किए पर पछतावा होने लगा। एक दिन नेहा ने रोते हुए विनोद को सब कुछ बता दिया कि कैसे उन्होंने भाभी को साजिश करके घर से निकलवाया था। तब विनोद माँ से बोला, कैसी माँ हो आप? आपने ही बेटे की खुशियां बर्बाद कर दी। आपसे बेटे की खुशियां देखी नहीं गई। माँ बोली, बेटा माफ कर दे मुझे, नफरत में अंधी हो गई थी मैं। तू हमारी पसंद के लड़की की बजाय अपनी पसंद की लड़की को ले आया, शायद इसलिए हमसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तू जा बहू को ले आ, क्या पता गलती सुधारने से तेरी बहन का घर फिर से बस जाएगा। विनोद बोला, अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊंगा? उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उसे खुद पर और अपने परिवार वालों की हरकतों पर बहुत शर्म आ रही थी। फिर हिम्मत करके एक दिन विनोद ससुराल जा पहुंचा। संगीता उस समय मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। विनोद भी उन बच्चों में जाकर चुपके से बैठ गया। जब संगीता की उस पर नजर पड़ी तो वह घबरा गई। विनोद कुछ बोला नहीं, मगर उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए और आंखों ही आंखों में सारी बोलने लगा। संगीता ने उसे अनदेखा तो किया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी। बोली, बच्चों तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हें कच्ची पेंसिल और रबड़ दोनों ही दिए जाते हैं। अगर तुमसे गलती हो जाए तो तुम उसे रबड़ से मिटा सकते हो और उसे ठीक कर सकते हो, मगर जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पेन से लिखने के लिए दिया जाएगा। फिर तुम गलतियां नहीं कर सकते। अगर गलती हो गई तो तुम्हें उसे मिटाने की कोशिश की तो पन्ना ही फट जाएगा, मगर वह नहीं मिटेगा। इसलिए अभी से गलतियां कम करना शुरू कर दो। एक बच्चा बोला, दीदी अगर हम गलती वाला पन्ना ही फाड़ दे तो गलती तो छुप जाएगी ना। संगीता बोली, तो कुछ मैंने उसके कमरे में देखा जो पन्ना फाड़ है
संगीता बोली, क्या फायदा, तुम्हें वह पन्ना दोबारा लिखना पड़ेगा, और जो पन्ना फाड़ा है उसके सामने वाला पन्ना भी तो कमजोर होकर फट जाएगा। वह कभी भी कॉपी से अलग हो सकता है। बच्चा बोला, दीदी अब तो मुझे बहुत परेशानी होगी, मैं बहुत गलतियां करता हूँ। विनोद बोला, मैं भी बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, अब मैं कॉपी ही नहीं डालना चाहता हूँ, नए सिरे से गृह कार्य को शुरू करना चाहता हूँ। बेटा अपने दीदी से पूछो क्या ये संभव है। संगीता बोली, बिल्कुल नहीं। कुछ गृह कार्य यानी कि होमवर्क ऐसे होते हैं कि समय पर ना किए जाए तो उसका 0 अंक मिलता है और रिजल्ट सीट में चढ़ चुका होता है। संगीता बोली, बच्चों आज की पढ़ाई पूरी हुई, अब घर जाओ। बच्चों के जाते ही विनोद कान पकड़ कर बैठ गया। बोला, माफ कर दो आर, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। संगीता बोली, मैं कोई खिलौना तो नहीं हूँ, जब दिल में आया खेल लिया और जब मर्जी हुई फेंक दिया। जब कोई मर्द अपनी पत्नी से ये कहता है ना कि मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें नहीं मालूम कि उस दिन उस औरत का मरण हो जाता है, वो टूट कर बिखर जाती है। जिस घर को वो शादी के बाद अपना मानकर वहां जाती है, उसे साजती संवारती है, उसका ख्याल रखती है, वो एक ही मिनट में उसे छीन कर पराया कर दिया जाता है। इसलिए संगीता उस दिन खत्म हो गया थे। अब मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ मैं नहीं जानता। चले जाओ, तुमने ऐसा मुझे कहा था, क्योंकि जितने देर तुम यहाँ रहोगे मेरी सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोला, इतना बुरा हूँ क्या मैं? ठीक है, चला जाता हूँ। वह मर्द था, बात को ज्यादा चुभ गया उसे, इसलिए वह रुका नहीं और घर से बाहर निकल गया। मगर संगीता औरत थी जिसके पास एक छोटा सा दिल था। विनोद को जाते ही देखकर खुद को रोक नहीं पाई, वह उसके पीछे पीछे भागी। भागते वक्त अपनी ही साड़ी में उलझ कर गिर गई, मगर फिर से खड़ी होकर भागने लगी। फिर पीछे से जाकर विनोद का हाथ पकड़ ली, रोते हुए उसके मुक्के लगाते हुए बोली, कैसे मर्द हो, तुम्हें तो औरत के नखरे भी उतारने नहीं आते। विनोद की आंखों भी आंसू आ गए थे। वह बोला, नहीं बनाना आता है मर्द, क्योंकि मर्दों को तुम औरतें खिलौना बना देती हो। माँ बनकर भी काबू रखना चाहती हो, बहन बनकर भी काबू रखना चाहती हो, और पत्नी बनकर भी पूरा अधिकार जमाना चाहती हो। हम मर्द लोग सभी को अपना बनाना चाहते हैं। हमें माँ, बहन, बीवी सब चाहिए होता है, क्योंकि ये सभी हमारी जिम्मेदारियां होती है। वह रुका नहीं, बोलते गया, तुम औरतों को समझाना बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत। अंत में तुम हम मर्दों को ही मति भंग कर देती हो। फिर हम गुस्से में अगर कोई भी फैसला सुना देते हैं तो वह हम बुरे बन जाते हैं। वह आगे भी और बहुत कुछ बोलने वाला था। संगीता ने उसके मुंह को ढक दिया। बोली, हम औरत ऐसे ही होते हैं, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। लड़कर कुछ देर में वैसे का वैसे हो जाता है, इसलिए हमारी बातों में मत आया करो। फिर वह उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, कुछ देर रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलेंगे। वह बोला, ढंग से तैयार होकर आना, हम गोवा चलेंगे, 20 दिन वहाँ घूमेंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, इसलिए थोड़ा रिलैक्स होना हम लोगों को जरूरी है। संगीता बोली, अच्छा किया, मैं भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ। संगीता के पापा बाहर निकल आए थे। वो संगीता की माँ से बोले, संगीता की माँ, अपनी बेटी को ढंग से तैयार कर दो, आज उसे ससुराल विदा करके भेजना है। दोस्तों, तो ये बात बिल्कुल भी सही है कि एक मर्द अपने परिवार के बीच फंस जाता है, माँ, बहन, पत्नी के बीच, क्योंकि उसे अपनी माँ भी प्यारी होती है और शादी के बाद अपनी पत्नी से भी उसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। इसलिए यह बात कभी कभी ना माँ समझ पाती है, ना बहन समझ पाती है और ना ही पत्नी समझ पाती है। तो पत्नी उसे माँ बहन से ज़्यादा रखने तो नहीं देती है, और ना ही माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने पत्नी से ज़्यादा रहे। अगर यहाँ पर पूरा परिवार अपनी अपनी जगह पर समझ कर एक साथ प्यार और समझदारी से रहे, तब परिवार के पूरे लोग भी खुश रहेंगे और एक लड़के को अपना पूरे परिवार और उसका प्यार भी मिलेगा। क्योंकि जैसे एक लड़के की जिंदगी में माँ और बहन की जगह होती है, उसी तरह शादी के बाद उसकी पत्नी की भी जगह हो जाती है, क्योंकि पत्नी जीवन भर की साथी होती है। वो तो अपना सब कुछ एक पति के भरोसे ही छोड़ कर आती है। तो पति का भी पूरा फर्ज बनता है
कि वो अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखे, उसे बहुत सारा प्यार दे, उसकी इज्जत करे, तो फिर सास और ननंद को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा वो अपने बेटी और दामाद के साथ सोच रखती है, वैसे ही बहू और बेटों के साथ भी सोच रखना चाहिए। दामाद बेटी को प्यार करे, घुमाए फिराए तो एक माँ को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बहू भी किसी घर की बेटी है, उसे भी अपनी बेटी की ही तरह खुश रखने का पूरा अधिकार देना चाहिए और बहू को भी अपने ससुराल वालों से प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये स्टोरी बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी मेहनत को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जरूर रंग भरिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए ठीक है।